सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए मनोरंजक अंक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर है हम आज की इस सुहानी सुबह को गीत संगीत के माध्यम से खूबसूरत आगाज देने के लिए। जी हाँ, वही गीत और संगीत जो सुनने में अच्छा लगता है, हमें थिरकने पर मजबूर कर देता है, हमारा स्ट्रेस कम करता है, साथ ही साथ एक अच्छे मित्र की तरह हमारे जीवन में, हमारे सुख के पलों में, दुख के पलों में हमारा साथ देता है। और अगर हम बात करें लोक गीतों की, तो लोकगीत तो हमारी लोक परंपरा, लोक संगीत इसका एक दर्पण की तरह होता है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के हर एक पहलू, जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक, हमारे जो हर्ष के पल है, जो दुख के पल है, आशा निराशा, सुख दुख जो भी है, ये सभी अभिव्यक्त करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है हमारे लोकगीत। ये हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं, हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। वैसे भी कहा जाता है ना कि किसी भी जगह के बारे में अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वहाँ के खान पान, पहनावे के साथ साथ वहाँ की लोक संस्कृति को जानने के लिए वहाँ की लोक कलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और इन लोक कलाओं को सुनकर, समझकर, अपना बनाकर फिर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है हमारे लोक कलाकारों द्वारा। जी हाँ, वही लोक कलाकार जिन पे हमने जिम्मेदारी दे रखी है, ये दायित्व दे रखा है कि हमारी संस्कृति को वो संभाल कर रखें और उसे आगे चल के प्रसारित भी करें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक उभरते और प्रसिद्ध लोक कलाकार मौजूद है जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा है और उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। तो विवेक राष्ट्रा जी, आज आपका हमारा स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे डीडी हिमाचल का और नमस्ते हिमाचल जो आपने ये मुहिम छेड़ी है जी। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। यहाँ पर हर कलाकार को अपनी कलाकारी तो कर ही रहा है, प्रोग्राम वगैरह हर एक चीज़ कर रहा है, बट जो एक चीज़ है उसके बारे में ना किसी को पता है ना कुछ बात है। जो आपने ये छेड़ा है बहुत अच्छा है मैम। और मेरा नाम विवेक राष्ट्रा है और मैं कोटखाई से हूँ। कोटखाई का एक छोटा सा गाँव है थरमला, वहाँ से हूँ मैम मैं, और बाकी मैं शिमला में ही रहता हूँ। जी बहुत खूब राष्ट्रा जी। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि जो भी कलाकार हैं उन्हें हम जन जन तक पहुँचा सके, उनके बारे में थोड़ा सा और जान सके। देखिए राष्ट्रा जी, सुबह का समय है, लोग अपने कार्यों के लिए तैयार हो रहे होंगे और सुबह का समय ना थोड़ा भक्तिमय भी रहता है। अगर दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करें तो दिन अच्छा जाने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्यों ना आज के हमारे दर्शकों का दिन की शुरुआत भी हम एक भजन से करें। बिल्कुल मैम, और मैं अपना ही भजन सुनाऊंगा। मेरा अपना ही एक भजन आया था, श्री जगदीश राष्ट्रा जी ने इनका म्यूजिक किया था, तो मैं आपको वही सुनाऊंगा। भोरे राव डेरा रे ऊंचे कहला यशोदा, भोरे राव डेरा रे ऊंचे कहला यशोदा, निकड़ाऊ के लाई भोरे रीत लाशोदा, निकड़ाऊ के लाई भोरे रीत लाशोदा, निकड़ाऊ के लाई भोरे रीत लाशोदा। बहुत खूब राष्ट्रा जी, बहुत खूब। और अगर हम आपसे इस भजन का मतलब पूछना चाहें, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो समझ कर अगर इस भजन को सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम ये मैंने खुद लिखा था जी। कॉम्पोजिशन ये बड़ी पुरानी है, गाना था उसकी कॉम्पोजिशन है, उसमें मैंने अपने से ये लिखा है ये गाना। तो इसका मतलब है कि भोले राव डेरा रे ऊंचे कैलाश होता, जो हमारे भोलेनाथ है उनका जो डेरा है वो ऊंचे कैलाश में, तो उनसे मिलने की आस में जो है वो मैं चल पड़ा हूँ भोले की आस में कि निकलाऊ के लाई भोले री तलाश होता, कि कैलाश की तरफ निकल गए हैं भोले की, भोले से मिलने की आस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और देखिए आपने अपने बारे में छोटा सा परिचय तो हमारे दर्शकों को दे ही दिया है, और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनका परिचय हमने बेशक एक उभरते कलाकार के रूप में बताया है, लेकिन विवेक राष्ट्रा जी हिमाचल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनके जो लोकगीत है उन पे कोई भी थिरकने को मजबूर हो जाता है। तो विवेक राष्ट्रा जी, अगर लोकगीतों की हम बात करें तो आपकी शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से आपका रुझान लोकगीत या फिर संगीत की दुनिया में आपका आगमन किस तरह से हुआ? बिल्कुल
मैं बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में, मतलब सुनना अच्छा लगता था। फिर ये होता था कि कहीं पापा को गाते हुए देखना, मेरे पापा भी गाते हैं जी। तो उनको गाते हुए देखना, फिर सोचते थे कि पापा गा रहे, फिर उनके साथ में बैठना, पीछे से जोर जोर से उनके साथ मतलब जैसे वो बस उनके पीछे। फिर एक गांव है क्यारा, मेरे बुआ रहते थे वहाँ पे, शिलारू के साथ में ये गांव पड़ता है। मैं वहाँ पे महफिल लगती थी, तो एक बारी मैं भी महफिल में गया, सारे लड़के मेरी एज के सारे बैठे हैं वहाँ पे और सब गा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को बॉबी बोलते हैं घर में ना, तो भाई तू भी गा। और फिर मैं जैसे ही गाने गा तो मतलब सारे थिरकने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ से ऐसा लगा मुझे कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब गा सकता हूँ। मैं उसके बाद से हम लगातार गाने सुनने का बहुत शौक, मतलब हर एक चीज़, कैस्टों का ज़माना था हमारे टाइम, कैस्टें सुनते थे, बस बहुत शौक मैम पहले से ही, बचपन से ही रहा है। यानी ये जो कला का जो कीड़ा है ये बचपन में ही आपको काट गया था। और जैसा कि आपने कहा कि आपके पिताजी भी गाते हैं, तो एक प्रेरणा तो वहाँ से भी आपको मिली गई थी। और आपने कहा कि आप वहाँ जाकर सुनते थे और उनकी कला को वो समझते थे और वो क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो कला को समझे और उसकी सराहना करना सीखे, तभी आगे जाकर वो कुछ अच्छा कर सकता है। तो आपने बचपन से गाना शुरू कर दिया, आपकी शुरुआत हो गई। तो जो ऑफिशियली आप संगीत की फील्ड में आए हैं वो कब से आए हैं आप? ऑफिशियली बात करें, जो मेरा पहला एल्बम आया मैम, मैं +2 लाल पानी से हुई है मेरी जी। तो उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज में गया, संजोली कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ जी, तो मैम उस टाइम मेरी पहली एल्बम आई थी 2013 में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। हाँ जी मैम, कॉलेज का पहला साल था। मैं कहा और मैं कहा कुछ करना है। फिर मैंने पापा को बोला, घर में मम्मी को बोला, मम्मी मैं कहा मैंने गाना निकालना है। पहले तो होता ही घर वालों का, आपको पता है कि विश्वास होता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ होगा भी या नहीं होगा। फिर पता भी नहीं था कि करना क्या है, और ये भी पता नहीं कहाँ से म्यूज़िक ले रहा है, कुछ भी सीधा बोल दिया कि मम्मी पापा मैंने गाना है और चले गए। पैसे ले लिए पापा से। पापा पहले तो बोले कि कर क्या रहा है, कुछ पता भी है कौन है? मैं कहा पापा है, कर रहा हूँ बस। और फिर मैं किया, अपना एल्बम निकाला, 5 गानों का एल्बम था। ठियोग में स्टूडियो होता था गगन पंकी जी का, उनके पास मैंने ये निकाला 5 गानों का। फिर घर वालों ने सुना, पापा ने सुना, मम्मी ने सुना, हाँ गाया तो अच्छा है बोले। फिर मैं वहीं से ही, मतलब जो पहला था वो ही पड़ा हुआ है। कॉलेज के बाद पहला एल्बम आया जी 2013। ये बहुत ही जिसे कहते हैं काबिले तारीफ बात है कि आपने अपने हुनर को अपने जीवन में बहुत जल्दी पहचान लिया और उस पे ही आगे बढ़ने का किया। क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो अक्सर इस तरह का करियर को चुनने के लिए वो इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं, पर जैसा कि आपने कहा कि आपके माता पिता ने आपका पूरा सपोर्ट किया और इस तरह से आपका पहला एल्बम आ गया। तो जो पहला गीत जो आपने रिलीज़ किया था, हमारे चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को वो ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल पक्का। मेरी एल्बम का नाम उगता सूरज था, उसमें 5 गाने थे। तो एक 12 मात्रा जो हमारे अपर महासवी चलती है उसमें एक गाना शीलुए करके एक गाना था, करसोग का गाना है वो मैंने गाया था, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा। शीलुए ओरे लांबा गेनाटी राजलारा हेरे मुये चुटो कोमरो शिलुए ओरे लांबा गेनाटी राजलारा हेरे मुये चुटो कोमरो शिलुए ओरे नाचे गे होड़ी खीना बिखे नहीं कस देने नंबरो शिलुए ओरे नाचे गे होड़ी खीना बिखे नहीं कस देने नंबरो। बहुत खूब। अगर गीत इतना खूबसूरत हो तो जाहिर सी बात है कि माता पिता भी मान जाएंगे कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और आगे चल के ज़रूर सफल होगा। देखिए, परिवार के सहयोग के बारे में तो आपने बताया कि परिवार का सहयोग आपका हमेशा से रहा है, और देखिए इस फील्ड में अगर कोई कार्य करना चाहता है तो परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और इसी फील्ड की क्यों बात करें, जीवन में किसी को भी कुछ भी प्राप्त करना है, परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ साथ दोस्तों का जो एक रोल होता है ना, वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रहता है। तो आपके दोस्तों ने भी क्या आपको प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है? बिल्कुल मैम, मेरे जितने भी फ्रेंड है सब ने मेरे को प्रोत्साहित किया। अभी से नहीं, मैं बचपन से जब भी गाता था बोले विवेक हाँ गा, तू अच्छा गाता है। मतलब स्कूल में बैठना ना, मैं मेरा एक क्लासमेट होता था विनोद करके, आज की डेट में एसोसिएट प्रोफेसर है।
क्या बात है। मैथ के है वो, और सिरमौर से है वो जी। तो अनाडेल से मेरी पढ़ाई हुई है, सबसे पहले अनाडेल स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। तो मैम वहाँ पे हम साथ पढ़ते थे दोनों। तो वो सिरमौर से था, ढोलक आपको पता है सिरमौर वाले बहुत ही गजब बजाते हैं, तो हम दोनों साथ में बैठते थे और उसने बस डेस्क में बजाना और मैंने गाना। मतलब हमें एक इतना बढ़िया टाइम अपना स्कूल टाइम। फिर दोस्त का होता था कि तू गाएगा और गा सकता है और अच्छा गाता है, सभी दोस्तों का मैम बहुत बढ़िया मैम। और अगर दोस्त डिमोरलाइज भी कर रहे हैं ना मैम, उसमें भी एक प्यार है, पावर है उसमें कि अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं ना आपको कि विवेक ये तूने सही नहीं किया है, और दूसरा कोई नहीं बोलेगा मैम आपको, कोई थर्ड पर्सन, वो यही बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो सच्चाई होती है वो आपके दोस्त या आपके घर वाले यही आपको बताएंगे कि विवेक ने ये गलत है, अगली बारी के लिए ये ठीक करना है। इसलिए मैम दोस्तों का जो प्यार रहा है वो बहुत ज्यादा मैम मेरे। जी बिल्कुल। और देखिए दोस्त होते ही ऐसे हैं, अगर वो आपकी तारीफ करते हैं तो वो आपको बताएंगे भी ज़रूर कि आप कहाँ पर गलत हुए हैं, और आपको अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने आपको आप प्रोत्साहित किया, और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आपने इतने सारे गीत निकाले हैं और आप इतने प्रसिद्ध जो लोक कलाकार हैं वो बन गए हैं। लोक कला की जब हम बात करते हैं तो लोक संस्कृति में लोकगीतों का क्या महत्व रहता है? मैम लोक संस्कृति में जो हमारा फोक है इसकी मैम बहुत ज़्यादा पावर है। जो फोक है हमें इसे भूलना नहीं चाहिए मैम। फोक ही रीढ़ की हड्डी है हमारा, जो हमारा अपर महास्वीच है, जो मर्जी ले लो, हिमाचल का जो भी संगीत है, अगर आप अपना फोक भूल रहे हो तो वो बहुत ही गलत बात है। नहीं, नया करो, मैं ये नहीं कह रहा नया नहीं करो, नया भी करो, बट जो अपना फोक है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मेन चीज़ हमारा फोक है, वहीं से ही ताकत आती है। वही गाने अभी आप खुद देख लीजिए, आप कोई भी पुराना गाना सुन लीजिए, फोक वो आपको मतलब गाने में इतनी पावर है कि वो आप दुख में सुन रहे हैं ना कोई गाना और दुख भरा गाना है तो वो आपको अच्छा लगेगा जी। और कोई खुशी हुई है, खुशी वाला गाना लगा देंगे ना तो आपको उसमें मतलब, इसलिए अपना जो फोक है ना उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए शिव भजन जो आपने हमें शुरुआत में सुनाया था, हम चाहते कि हमारे दर्शक भी अभी उसे सुने, और थोड़ा सा आप भी अगर उसे गुनगुनाते। बिल्कुल मैं ज़रूर सुनाऊंगा मैम आपको। भोले राव डेरा रे ऊंच कहला शोदा निकला के लाई भोले रीत भोले राव डेरा रे ऊंच कहला शोदा भोले राव
बहुत ही खूबसूरत। देखिए, जब आपने हमें शुरू में सुनाया तो हमें ये गीत बहुत खूबसूरत लगा, अभी हमने सुना और देखा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो आपसे हम विवेक जी ये भी जानना चाहेंगे कि गीत जो है ना वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर साथ में इतना खूबसूरत वीडियो भी देखने को मिल जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का आपका क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से इसे आपने शूट किया, कहाँ पर शूट किया, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी दोस्त वाली मैम ना जी। तो दोस्तों का ही मतलब साथ जो ये वीडियो करी है, जिन्होंने एडिट करी है हरीश विशिष्ट जी, वो भी मेरे बहुत खास मित्र हैं। जिन्होंने डीओपी किया है अंकु और बिक्कू, वो दोनों मेरे खास हैं। और जिन्होंने ड्रोन का काम किया है सन्नी, वो भी मेरे मतलब क्लासमेट है मैम सारे। तो ये वीडियो हमने लुटरू महादेव में की है, अर्की में है ये, आपने सुना होगा लुटरू महादेव। तो वहाँ पे गए वीडियो करने, बस गाना था मेरे पास पड़ा हुआ, मैं कहा वीडियो करना है लुटरू महादेव में करेंगे। और शिवरात्रि का टाइम था मैम, 3 या 4 दिन बच गए थे शिवरात्रि का, और मुझे शिवरात्रि के दिन रिलीज करना था मैम ये। तो हम चले गए लुटरू महादेव, वहाँ पे एक बाबा जी होते थे, बोला मैं कहा वीडियो करना, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उनकी समाधि है वहाँ पे। तो हम गए, उन्होंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल करो आप, और पूरे में वहाँ एंट्री नहीं है ऊपर को जाने के लिए ना, उन्होंने सारे गेट खोल दिए, बेटा जहाँ जाना है आपने वहाँ जाओ, वहाँ वीडियो को। तो हमने पूरा दिन मतलब पूरे का पूरा दिन वहाँ पे ये वीडियो पूरा शूट किया जी। और दोस्तों की सहायता से इतना खूबसूरत वीडियो आपने तैयार करके रिलीज भी कर दी। तो यानी कि आपके जीवन में तो दोस्तों का काफी महत्व रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल दोस्तों का बहुत ज्यादा रहा है जी। और देखिए विवेक जी, कहा जाता है कि जीवन में ना एक प्रेरणा का होना, एक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। खैर आपने तो बताया कि आपके पिताजी गाते थे, आपके लिए वो भी एक प्रेरणा के स्रोत थे। उनके अलावा आपके जीवन में कोई प्रेरणा के स्रोत रहे हैं? मैम प्रेरणा के मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ कुलदीप शर्मा जी को ना, कैस्टो का टाइम होता था, उनको सुन के धमाका, उनकी एल्बम ऐसी आती थी, धमाका 2001, धमाका 2002, धमाका 2003, तो हम छोटे छोटे होते थे, बड़ा क्रेज होता था, सारी की सारी कैस्टें लानी और सुनना घर पे। जितने भी गाने होते थे इतना दिल से ऐसे लगता था कि बस कभी ना कभी मैं भी ज़रूर गाऊंगा, और मैम वो आज हुआ है वो पक्का। मतलब जितने भी हिमाचल के सिंगर्स हैं, पुराने सिंगर, सबके मतलब सभी प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है मैम। बिल्कुल। कुलदीप शर्मा जी हमारे नए गाने भी गाते तो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते मैम, अपने कल्चर को वो बिल्कुल संभाल के रखा है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। तो सभी है मैम, और सहगल जी है, उनको कौन नहीं जानता मैम, उनके गाने सुन के ही बड़े हुए हैं मैम, सबके गाने सुन के जी। तो ये सारे प्रेरणा के स्रोत हैं जी। विवेक जी, वैसे तो क्योंकि आप भी सिंगर है तो आपसे ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए, नहीं, आपके फेवरेट सिंगर कौन है अगर हिमाचली सिंगर्स की हम बात करें? हिमाचली सिंगर में अगर आप मेरे फेवरेट सिंगर संतोष तोषी जी, मुझे संतोष तोषी जी। तो उन्हीं का कोई गीत हम आपकी आवाज़ में ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, उनका एक गाना है, उनके साथ जो है दूसरे भाईजान उन साथ में तांत्रा बॉयज के नाम से, उन दोनों का एक गाना है, वो मैं सुनाऊंगा तोषी भैया का। बिल्कुल। हो मेरे यारा कहंडा प्यार जो मारा, हो मारो प्यार ए हो नरने सवारा, कॉलेजरे दिन बड़े याद जांदे, म्यूजिक रूम दिथे साथी साथी गांदे, ओ सारी राची धूम धड़ाका मचाना, हो मेरे यारा कहंडा प्यार जो मारा। क्या बात है विवेक जी। थोड़ा थोड़ा जो हम समझ पाए हैं वो कॉलेज के बारे में कुछ बात हो रही है इस गीत में, आप थोड़ा बेहतर हमें समझा पाएंगे? ये भी एक तोशी भैया का और बीरबल जी का एक गाना है, तो इसमें हम कॉलेज के बारे में, ये दोस्ती का ही ये गाना है, और दोस्ती पे बना कि वो मेरे यारा, कि हमारा प्यार को किसी की नजर ना लगे, कि और वो दिन याद आते कि कॉलेज के क्या दिन थे, कि साथ में जाते थे, साथ में गाना, पूरी रात धूम धड़ाका, मतलब वही वाली बात में इस सॉन्ग में कही है। बहुत खूबसूरत। मतलब हमारे जो लोकगीत होते हैं ना, उनमें ये कह सकते हैं कि एक शक्ति होती है कि जो हम अपने आसपास चीजें देखते हैं उन्हें इतनी खूबसूरती से गीतों के माध्यम से बयां कर देते हैं कि कोई भी उससे खुद को जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ये गीत है, जिसके भी दोस्त होंगे उसे इस गीत से जुड़ाव महसूस होगा। मैम बिल्कुल होगा मैम, ये गाना ही ऐसा है मैम जी। और जितने भी उनके गाने हैं तोशी भैया के, देखो एक सिंगिंग तो सब करते हैं ना मैम, एक बंदा दिल का भी होना चाहिए मैम। म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ है एक ऐसे नाम है जिनको जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पंकज ठाकुर जी है, संतोष तोषी जी है, अरुण जस्टा भाई है, जितने भी मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं।
आप नेचर वाइज ले लो, बातचीत में होता है ना मैम, गाते सभी आज की डेट में, हर एक बंदा गा रहा है, मगर एक दिल होना चाहिए ना मैम की साफ बंदे का, बस वही बात है मैम। बहुत अच्छे लोग। और देखिए ये जो साफ दिल है ये फिर गीतों के माध्यम से जो उनकी कला है उसमें भी छलकता है। देखिए आपने बताया कि आपने बहुत जल्दी गीत गाने की शुरुआत कर ली थी, तो आपको तो थोड़ा गाइडेंस आपके फादर का भी होगा, बाकी आपका क्योंकि इंटरेस्ट था तो आप इसमें आगे निकल गए। अभी जैसा कि आपने कहा कि एक कलाकार हर एक इंसान के अंदर छुपा होता है, लेकिन उस कला को पहचानना और फिर उसे आगे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने किस तरह से इस मुश्किल को पार किया, किस तरह से आपको पता लगा कि इसी फील्ड में आगे आपको जाना है, कब आपने डिसाइड किया कि यही करना है अब तो बस? मैंने आपको बताया था मेरा पहला एल्बम आया 2013 में मैम ना, उसके बाद मैं गाता था, ठीक है, और गा भी रहा था बहुत अच्छा। फिर घर वाले मेरे मम्मी पापा बहुत वो सपोर्ट रहा है उनका कि हाँ तू गा ले। और फिर मैम उसके बाद एक और एल्बम आया, फिर मतलब ऐसे मैम धीरे धीरे मैं निकालता गया और मैम वो ऐसा भी कुछ हिट भी हुए, कुछ नहीं भी हुए हैं। और इतना बड़ा स्टार तो हूँ नहीं मैम मैं कि आप खुद समझ सकते हैं, मगर ये है मैम कि जितना गाते हैं बस गा लेते हैं मैम। जी बिल्कुल, ये तो देखिए आपका बड़प्पन है कि आप खुद को इतना बड़ा स्टार नहीं कह रहे हैं, ये तो आप दर्शकों से पूछिए जो आपसे इतना प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप आगे भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो आपने कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद संगीत विषय में ही आपने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी? हाँ मैं आपको शुरू से थोड़ा बताऊंगा। मैं पहले जो मेरा प्राइमरी अनाडेल से पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ बाल सभा होती थी शनिवार के दिन, ठीक है, और वहाँ पे भी गाने के लिए कि हाँ भाई गाएंगे, विवेक आए बुला दो, सारे टीचर मैम जितने भी होते थे सब टीचर, और बस वो बाल सभा में जाएंगे और शनिवार का दिन होगा, गाना बजाना, बस वैसे वहाँ से चले। फिर मैं हमें कॉलेज का दौर आया, कॉलेज में गए, फिर मेरे दोस्तों ने बोला पहले गाने बना लिए बैठ के साथ में रूम, मेरे फ्रेंड है ऋषभ काल्टा करके नाम है, चौपाल से है वो, उसने उसके रूम पे जाके हमने गाना बनाया। मैं कहा अब मैं इसको निकालूंगा, पक्का निकालूंगा, मैं कहा मैं घर में ये बात बताऊंगा, ठीक है, मैंने घर में बताई और निकाला मैम, गाने भी हिट हुए। उस टाइम बड़ी बात थी मैम, और उस टाइम मैम यूट्यूब का ज़माना नहीं था, चैनल नहीं होते थे मैम, उस टाइम साइटें होती थी, म्यूजिक हंटर जैसे साइट होती थी मैम, पहाड़ी गाना .com करके साइट होती थी, उसमें अगर 3000 वो भी देख लिया ना कि उसमें भी खुशी होती थी कि वो 3000 तो वो सिर्फ जिन्होंने डाउनलोड किया, फिर शेयर होना, वो मतलब बहुत, कहीं शादियों में चले गए गाना सुन लिया, फिर वहाँ से और शक्ति आती, अच्छा नहीं यार जब गा रहे हैं तो मतलब जब शादी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, वैसा ही चलता गया संगीत का सफर मैम। जी तो देखिए गा तो आप बहुत ही पहले से रहे हैं, आप कह रहे हैं बचपन से ही आप गा रहे हैं, और आपने एक बहुत ही खूबसूरत गीत निकाला था नाटीरी तालो। हाँ नाटीरी ताला, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपका जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, ये नाटीरी ताला करके ये गाना मैंने अभी 3-4 साल पहले निकाला था, गुम्मा में हमारे स्टूडियो है जगदीश राष्ट्र जी का, उनसे निकाला। काफ़ी बहुत ही उम्दा म्यूज़िक, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया इस एल्बम में। इसमें 5 गाने थे जी, और इसमें वही कि हमारे फोक को नहीं छोड़ना है। मैंने अपने नए गाने भी लिखे इसमें, फिर जो हमारे ट्रेडिशनल गाने थे वो भी है इसमें। मैं आपको 1-2 गाना इसका ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी, जो नाटीरी ताला जो आपने कहा है, हम चाहेंगे आप वही हमारे दर्शकों को भी गुनगुना के सुनाएं। जो नाटीरी ताला ये पूरा एल्बम है, इसमें टाइटल ट्रैक जो है, बिल्कुल वही सॉन्ग सुनाऊंगा। हो नाचे नाटीरी ताला हो शालू ए नाचे नाटीरी ताला, ताला तो ताला बोलूगे बाठिणी शालू ए नाचे नाटीरी ताला, हो नाचे नाटीरी।
पूरा यकीन है जो हमारे दर्शक है वो इस गीत को सुनकर थिरकने को मजबूर हो गए होंगे और उनकी सुबह जो है आज की वो सुहानी हो गई। तो देखिए, आपने इससे पहले बात की कि आपने जो ये गीत है ये उस समय निकाला जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता था, यूट्यूब का ज़माना नहीं होता था। तो अगर हम अभी आपने वो समय भी देखा है जब आपने बताया कि वेबसाइट पर ही इतने क्लिक्स हो जाए, इतने डाउनलोड हो जाए, तो वो बड़ी बात होती थी। और आपने आज का समय भी आप देख रहे हैं जब आप कोई भी गीत गाइए वो फेमस फटाफट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने क्या आज के जो उभरते हमारे कलाकार हैं उनके लिए कुछ सहायता का काम किया है या मुश्किलें ज़्यादा पैदा कर दी हैं? नहीं मैम, मुश्किलें भी है। देखो मैम, सहायता बहुत ज़्यादा हुई है मैम। अब देखिए, पहले गाने होते थे हमारे हिमाचल के गाने, सिर्फ हिमाचल के अंदर ही सुने जाते थे। और अब हमारा हिमाचल का ऐसा कि हमारे हिमाचल के स्टार लोग हैं दुबई तक प्रोग्राम करके आ रहे हैं। वो ताकत है ना, वो सोशल मीडिया की ताकत है। कहीं पता लगा होगा कि यहाँ पे कलाकार है तभी वहीं जा रहे हैं ना मैम, वो सोशल मीडिया की ताकत है मैम। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है मैम। देखा, इसी से ही जो हमारे हिमाचल के चाहे कोई भी कलाकार लीजिए मैम, सोशल मीडिया की वजह से आज बहुत आगे तक जा रहे हैं मैम। बिल्कुल। और हम बात कर रही थी कि कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया में। बिल्कुल, मुश्किलें तो है ही है ना मैम। अब देखिए मैम, अगर अच्छा हो रहा है ना कुछ तो बुरा भी हो गई होगा। अब जैसे कुछ कलाकार की अच्छाई है, कोई लोग है अच्छा ही करेंगे और कई बुराइयों पे बुराई है कि नहीं ये नहीं है, डिमोरलाइज करने वाला वो भी है। फिर वो बुराई है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अब अगर आपके अच्छे कोई कमेंट आते हैं 100, बुरे 20 भी आते हैं, वो भी आपको थोड़ा दिल पे लगता है कि नहीं यार कुछ है, तो बुराइयाँ ये मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल। अब देखिए, आप तो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, आप काफ़ी अपने जो फैंस हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो जो हमारे कुछ उभरते कलाकार जो अभी अपनी जर्नी की शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने कहा कि ये फील्ड ऐसी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे अगर प्यार भरपूर मिलता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक भी रहता ही है। तो उससे किस तरह से डील किया जा सकता है? देखिए, नए कलाकारों के लिए तो मैं ये कहूँगा, सबसे मेन जो फोक पे ध्यान देंगे, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको बिल्कुल ना भूले। आप करो फोक में नया करो, कुछ अलग करने की कोशिश सब कर रहे हैं, और जो नए उनके लिए बोलूँगा जो अपना फोक है उसको बिल्कुल भी ना भूले। बिल्कुल। क्योंकि ये जो फोक है ये हमारे हिमाचलियों की ताकत है मैम, इसके बिना कुछ भी नहीं है। फोक में बहुत ताकत है मैम। जी बिल्कुल। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो हमारे देश में अलग अलग संगीत की विधाएं हैं उनका जन्म कहीं ना कहीं किसी लोक कला से ही हुआ है, लोक गीतों से ही हुआ है। क्योंकि शुरुआत में तो जो भी गीत गाए जाते थे वो सब लोक गीत ही होते थे। तो अगर हम अपने लोक गीतों के प्रति ईमानदार रहें, उनके प्रति अपनी निष्ठा रखें, तो आगे जाकर सफल होना तो लाजमी ही है। जिस तरह से आपने अपने लोक गीतों को जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। वैसे तो विवेक जी, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आपने कहा कि आप पैशनेट भी बहुत है, शुरू से आपने सोच लिया था। तो आपने फोक म्यूज़िक में ही क्यों आगे बढ़ने का सोचा, लोक कला को ही क्यों आगे बढ़ाने का सोचा? आप चाहते तो हिंदी गाने भी गा सकते थे और कोई और गीत भी गा सकते थे, लेकिन ये जो फोकस आपका रहा है शुरू से, ये लोक गीतों पर ही क्यों रहा? एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसा आपके आसपास का माहौल होना वैसा ही हो जाए। अब मैंने ऐसा नहीं, मैं क्लासिकल भी सीखा हुआ है जी, ठीक है। मेरे गुरु बहुत विनोद चन्ना जी है, चन्ना अकेडमी लोअर बाजार में मेरे गुरु है जी। उनके पास गुजारा हुआ टाइम वक्त ना मैम, वहाँ पता एकेडमी में हमने जाना ना मैम, वहाँ 4-4 घंटों का भी पता नहीं लगता था मैम। कैसे जब बैठे हैं मैम तो वहाँ पे लगे रियाज ही चला हुआ है 4-4 घंटे तक। सर को चाय भी आ रही है वहाँ पे ना, गुरुजी को तो वो चाय आ रही है, उनको तो वो पी भी नहीं रहे कि अगर वो इतने हम मस्त है तो वो हमसे डबल मस्त है। मतलब इतना बढ़िया मज़ा मैम, मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही है संगीत के क्षेत्र में मैम। और संजोली कॉलेज में ध्यानचंद ठाकुर जी होते थे, फिर मैं विशारद करी है म्यूज़िक में RKMV से, तो मैम निशा रागा मैम, डॉक्टर निशा रागा मैम होते थे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मैम, बहुत अच्छा मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जो ये फोक है मैम, इसमें मेरी रुचि इसलिए रही मैम क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था
ये हमारा हिमाचल है, अपने हिमाचल के गाने। और मेरे को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं, और मैंने क्लासिकल भी इसी उससे सीखा कि अब ये नहीं कि मैम जो क्लासिकल गाएगा वो हिंदी ही गाए या फिर वो क्लासिकल ही गाएगा। मैम फोक के लिए भी मेरा मानना तो है कि क्लासिकल होना, थोड़ा नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है मैम। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। अब देखिए, रॉ टैलेंट तो काफ़ी लोगों में होता है, जैसा हम कह ही रहे हैं कि सबके अंदर एक कलाकार होता है, तो उसे निखारने के लिए क्या प्रॉपर म्यूज़िक के क्षेत्र में शिक्षा का हासिल करना ज़रूरी है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि आपको पता लगता है कि आपने क्या ठहराव, आपके संगीत में, आपके गायन में ठहराव आ जाता है मैम, सीखना बड़ा ज़रूरी है। जी, यानी उससे आपका जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी, यानी कि शिक्षा का काफ़ी महत्व रहता है इस क्षेत्र में। अगर हाँ आपके पास साधन है और आप कर सकते हैं तो इस क्षेत्र में शिक्षा ज़रूर हासिल कीजिए। तो देखिए विवेक जी, आपने बहुत से स्टेज शोज़ भी किए हैं और आपने फिर स्टूडियो में जाकर के जो अपनी एल्बम्स निकाली है वो भी आपने किया है। तो एक जो कलाकार है उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए एक स्टेज शो के लिए और एक जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा है? देखिए मैम, स्टूडियो की रिकॉर्डिंग और स्टेज बहुत डिफरेंट है मैम, बहुत ज़्यादा दिन रात का फ़र्क है। अब स्टूडियो में जाएंगे, आप मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपसे मेरी बात है, मैं आपको बोलूँगा कि यार देख लेना प्लीज़ यार, मैं अगर ये लाइन मेरी ठीक नहीं, एक बारी फिर से गा लूँगा। ठीक, एक बारी नहीं 10 बारी गा लेंगे। स्टेज पे है, मौका भी एक है, लोग भी है, गाना भी एक बारी ही पड़ेगा, अच्छा उठा दिया तो अच्छा है। वही मतलब स्टेज के लिए एक आदमी को पहले प्रॉपर, और एक और नई जनरेशन के लिए बात, अगर आप स्टेज में जो गा रहे हैं ना, स्टूडियो में भी आप अगर उसी स्केल से गाए ना तो मेरे हिसाब से ठीक है। आपने देखा होगा कई लाइव करते हैं, और मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है स्टूडियो में गाएंगे ठीक है अच्छा है, मगर जो लाइव का होता है ना मैम, लाइव में सेम वैसा ही चाहिए, लोग वही मांगते हैं। अब कुलदीप शर्मा जी गाते हैं जैसे स्टेज पे है वैसा ही उनका स्टूडियो में, ठीक है वो चीज़ कि आप जहाँ से गा रहे हैं ना मैम, स्टूडियो में भी वहीं से ही गाओ और स्टेज पे भी। फिर अगर आप स्टूडियो में C शार्प से गा रहे हैं तो मैम स्टेज पे भी फिर वही होना चाहिए कि वहीं से ही मैं गाऊँ। बिल्कुल। और अगर आपसे हम पूछे, क्योंकि आपने बहुत से स्टेज शोज़ किए वो भी, तो आपका ज़्यादा पसंदीदा कहाँ आपको गाना ज़्यादा पसंद है? स्टेज पे लोगों के बीच में या स्टूडियो में शांति से एकांत से जहाँ आप अपनी मर्जी से गा सकते हैं? मज़ा तो देखिए लोगों को नचाने में आता है मैम। जब तक लोगों से मतलब वो दिल की बात होती है ना कि मैं गा रहा हूँ वो नाच रहे हैं, वो उनको भी समझना एक वो है ना मैम। तो जो स्टेज का मजा है वो स्टेज का, और स्टूडियो का मैं ये नहीं, स्टूडियो का मजा अपना ही मजा है जी। स्टूडियो का भी एक मजा अलग ही मजा है, मगर एक स्टेज पे जो मजा है वो मजा नहीं है जी। लोगों को जब नाचते हुए देखेंगे ना तो अपना दिल से खुद ही मतलब वो आ जाता है कि नहीं यार जी, वहाँ जो फीडबैक है वो एकदम इंस्टेंट आपको मिल जाता है कि मिल जाता है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। स्टूडियो में ऐसा है कि जब रिलीज होगा तब भी आपको पता चल पाएगा। जी बिल्कुल। आपके हम गीतों के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। ये नाटीरी ताला आपने एल्बम निकाली, इसके बाद आपने कोई और गीत बनाए हैं? बिल्कुल मैम, ये तो मेरा भी लेटेस्ट का था, नाटीरी ताला 3 साल पहले आया। इससे पहले भी मैम मेरे सुरेंद्र नेगी जी म्यूज़िक डायरेक्टर जी हैं, उनके पास भी मेरा एक एल्बम 5 गानों का आया था, वो भी बहुत हिट एल्बम रहा था। तो मैम मेरे एक फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट होते थे कॉलेज में, कौशल मुंगटा जी, और ये हमारे सरस्वती नगर से है, जुब्बल से जी, विधायक साहब है हमारे, और ये मतलब बहुत अच्छे इन्होंने मेरे लिए गाने लिखे थे इसमें ना। अच्छा, लिखे उन्होंने? हाँ, लिखे थे इन्होंने ये गाने मेरे लिए ना, तो मैम बहुत अच्छा। और एक गाना था उन्होंने लिखा हुआ मुझे ना, तो वो उत्तराखंड साइड भी बहुत सुना गया मैम ना। जी, तो अब देखिए हमने इतने इस गीत की बात कर ली, अब दर्शकों को सुनाए ना, ये उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं सुनाऊंगा जरूर। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं हिमाचली भी था और थोड़ा उत्तराखंडी था, क्योंकि जो हमारे मुंगटा जी वो थोड़े मतलब बॉर्डर के बंदे हैं, वहाँ पे उत्तराखंड भी और हिमाचल वाली भी, तो उन्होंने गाना लिखा था, मैं सुनाऊंगा मैम आपको। बोलो घासो के बे चाले घासणी छाशिलाणे आज गोय फाशणी, ओ घासो के बे चाले घासणी छाशिलाणे आज गोय फाशणी। इस तरीके का ये गाना। बहुत खूब। और अगर इसका मतलब भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैम ये गाना था ये कि घासों के बेचाले घासनी, कि घास लेने जा रही है एक औरत ना घासनी के लिए,
छाछ लाने, और वो घर वाले उसको कह रहे कि टाइम से आ जाना, जो लस्सी का टाइम, छाछ हाथ छलने के लिए मतलब होता है, बनाने के लिए दूध से लस्सी बनाने के लिए उसका टाइम भी हो जाएगा, टाइम से घर पहुंच जाना, मतलब घास काट के आप जल्दी आ जाना वापस। और बाद में हमने लस्सी भी बनानी है करते करके। हाँ जी, ये देखिए लोकगीतों की खूबसूरती ये है, जो हमारे दैनिक कार्य है उनमें से भी गीत निकल के आ जाते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। और विवेक जी, हमें पता है कि आपने कुछ गीतों को खुद भी लिखा है, खुद कंपोज किया है, तो वो एक जो क्रिएटिव प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, मगर उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और आपको हमें एक गीत हम ज़रूर सुने। बिल्कुल मैम, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, ट्रेडिशनल सॉन्ग है हमारे हिमाचल का जी। बहुत सारे कलाकारों ने गाया और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने भी ये गाना गाया, और ये रील पे ठीक ठाक वायरल है ये गाना, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। मुझे रे लड़का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, हाय बे मुझे रे लड़का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, हिड़ी रो तो चाणे किड़टू जोइते, हिड़ी रो बेचाणे किड़टू जोइते, मुझे रे लड़ने का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, हाय मुझे रे लड़ने का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, हो रुंदी लगी बोलो जोइते, हाँ रे रुंदी लगी बोलो जोइते, बीती टुशले ना शुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, लाख बोला करी लोकुरा जोइते, लाख बोला करी लोकुरा जोइते, कुएं बोल दानिया छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए। बहुत खूब विवेक जी। इसका थोड़ा सा मतलब आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैम ये थोड़ा लव टाइप सॉन्ग है। मुझे लाने का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, जो मंडो बड़ोरी जोइतिए किसी लड़की को कहा गया हुआ है, ठीक है मैम। मुंजी रे लाने का छुरे, मुंजी एक तरह का घास होता है मैम ना, जी जी, तो उसकी काछड़ी बनती, कीलते होते हैं ना मैम, उसमें जो उसकी काछड़ी बनती है वो उस चीज उस घास की, फिर वो कहते कि मुंजी रे लाने का छुरे मंडो बड़ोरिए जोइतिए, ठीक है मैम। आप पूछाले बोलो पावने जोइते मारे जेवना के, मतलब आप खुद तो पे के जा रहे, हम कैसे आपके बिना कैसे रहेंगे। जी हाँ जी, जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत लिखा है। और देखिए ऐसा ही आपका एक और गीत है बंद कमरे शालुए करके, वो भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, ये मेरा गाना आया था, मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा हिट सॉन्ग है मेरा ये, मैं इसको ज़रूर सुनाऊंगा। बंद कमरे शालू बंद कमरे, टेलीविजन देखे बंद कमरे, हो बंद कमरे शालू बंद कमरे, टेलीविजन देखे बंद कमरे, शालू बंद कमरे, टेलीविजन देखे बंद कमरे, बंद कमरे शालू बंद कमरे, टेलीविजन देखे बंद कमरे, बंद कमरे शालू बंद कमरे, शालू दुई नंबर फिरोद रोए यारे दुई नंबर, दुई नंबर शालू दुई नंबर फिरोद रोए यारे दुई नंबर, दुई नंबर शालू दुई नंबर फिरोद रोए यारे दुई नंबर, दुई नंबर शालू दुई नंबर फिरोद रोए यारे दुई नंबर। छोड़ी आई खाली परिचय, खाली परिचय शालू खाली परिचय, फिरोद छोड़ी आई खाली परिचय।
चर्चे शालू तेरे चर्चे कोली जो दे लागे तेरे चर्चे अच्छा तेरे चर्चे शालू तेरे चर्चे कोली जो दे लागे तेरे चर्चे तेरे चर्चे शालू तेरे चर्चे कोली जो दे लागे तेरे चर्चे तेरे चर्चे शालू तेरे चर्चे कोली जो दे लागे तेरे चर्चे मोटे खर्चे शालू मोटे खर्चे पूरे ना करिए तेरे खर्चे मोटे खर्चे शालू मोटे खर्चे पूरे ना करिए तेरे खर्चे मोटे खर्चे शालू मोटे खर्चे पूरे ना करिए तेरे खर्चे मोटे खर्चे शालू मोटे खर्चे पूरे ना करिए तेरे खर्चे विवेक जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और हम अब देख करके और सुन के समझ पा रहे हैं कि क्यों ये रील्स पर फेमस हो रहा है। एकदम सुनते ही इसके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है और नाचने का मन कर जाता है। विवेक जी, आपने बहुत से गीत बनाए हैं, बहुत से गीतों को स्टेज शोज भी आप कर रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? फ्यूचर का लगे रहेंगे मैम, बस इसी फील्ड में? हाँ जी मैम, जी। बिल्कुल लगे ही रहेंगे, अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब म्यूजिक के क्षेत्र में हम बिल्कुल लगे ही रहेंगे मैम। हाँ जी मैम। जी, और इसी फील्ड में आगे करना हाँ है। जी मैम, इसी अब फील्ड। देखिए, आपने कहा कि आप जो पहले के दिग्गज हमारे कलाकार बिल्कुल थे, मैम, बिल्कुल। उन्हें देख करके आप बहुत मोटिवेट हुए। बिल्कुल कुलदीप मैम। शर्मा जी का आपने नाम बिल्कुल, लिया, बिल्कुल सहगल जी मैम, का नाम लिया है। बिल्कुल मैम, अब आप आज एक ऐसे मुकाम पे है कि आपको देख करके भी जो बहुत से नए हमारे उभरते कलाकार हैं, वो भी प्रेरित होते होंगे कि अगर ये भी अपने जीवन के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी करो पूरी लगन के साथ करो, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करना चाहिए। आप म्यूज़िक में चाहे आप कुछ भी ले लो, अगर आपने कुछ राइटिंग का ही काम करना है ना, तो आप उतने परफेक्ट हो जाओ उसमें कि आप लगे ही रहो। एक दिन वो हासिल होगा, आपको मकाम हासिल ज़रूर होगा आपको। जी। जो नए हैं उनके लिए ये बोलूँगा कि अगर आप म्यूज़िक की फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले किसी से बातचीत कर लो, किसी से सॉन्ग ले लो अपना आपने, फिर स्टूडियो देख लीजिए अपना, उस हिसाब से सब जब इनको बताएगा कोई, तब जाके ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे मैम। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कहते भी है ना कि जो कलाकार होता है वही कला को पहचानता है और वही बिल्कुल उसे मैम। प्रोत्साहित भी बिल्कुल करता मैम, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप चाहते हैं कि इसी फील्ड में आगे कुछ करना चाहें, तो किसी से आप बातचीत कर बिल्कुल सकते हैं, मैम, उनसे। बिल्कुल। बातचीत सबसे बड़ी वो बातचीत ही है मैम। अगर आप बातचीत किसी से कर लेंगे ना, तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, हमारे हिमाचल के बारे में तो प्रसिद्ध भी है कि यहाँ के लोग बहुत ही सहायक होते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल मैम, होते हैं। बिल्कुल आप मैम, एक बार बिल्कुल। कोशिश करके देखिए तो वो बिल्कुल, आगे बढ़कर बिल्कुल। आपको ज़रूर मदद करेंगे। बिल्कुल मैम। तो आपके सफ़र में किन किन लोगों का सहायता आपके लिए रही है, उनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, ज़रूर बताऊँगा। मेरे जीवन में दोस्तों का मैंने आपको बताया, मेरे मम्मी पापा, सबसे मेन तो मेरे मम्मी जी। पापा हैं, फिर मेरी वाइफ है, जी। ठीक है मैम, और हमारी लव मैरिज है, ओह। ठीक है मैम। 8-9 साल का रिलेशन था, फिर शादी हुई अभी पिछले साल मैम, जी। ठीक है। तो मेरी वाइफ का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मैम, हर चीज़ में मैम, करना है कुछ, हाँ कर लो, जी। होगा, बढ़िया ही होगा, जो भी करना मैम अच्छा ही होगा। बस ये मैम, कोई अगर सहयोग करने वाला हो ना आपको, तो आप कहीं भी पीछे नहीं, आप लगे रहो, बस एक दिन पहुंच जाओगे जहां आपने पहुंचना है मैम। जी, यानी कला के प्रति आपको शिद्दत से बिल्कुल लगे मैम, रहना है। बिल्कुल मैम। तो विवेक राष्ट्रा जी, देखिए, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमारे साथ इतनी सारी बातें की, हमारा मनोरंजन किया और हमारी सुबह को सुहानी बनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, जाते जाते भी हम आपसे आप ही का एक गीत जो है तेरे होठलो, वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, तेरे होठले करके मेरा एक गाना है, बिल्कुल मैं आपसे कुछ ज़रूर सुनाऊंगा। वो राजेश गंधर्व जी का इसमें म्यूज़िक है मैम। तो मतलब मैंने सबके पास से म्यूज़िक, मतलब मैं ऐसा नहीं है मैम कि कहीं नहीं, हर जगह जाके मैंने म्यूज़िक किया है मैम, और सबसे म्यूज़िक लिया, सबसे हर एक जगह से मुझे कुछ ना कुछ मैम सीखने को ही मिला है। जी, मैं बिल्कुल। आपको ज़रूर ये गाना सुनाऊंगा। जी। जी। ए रे 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 तेरे होठड़े, ए रे 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 तेरे होठड़े कानिछिए हे रे रंग रंगरा भोजन बनला तेरे होठड़े, रे 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 तेरे होठड़े, रे 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 तेरे होठड़े
रे तेरे होठ रे